मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के आपत्ति के बाद पंडित नेहरू ने जो खत लिखा सुभाष बाबू को, उसमें पंडित नेहरू जिक्र कर रहे हैं कि वंदे मातरम के पंक्तियों पर मुस्लिम इरिटेट हो सकते हैं, और ये प्रतिक्रिया दी है जिन्ना ने, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। और इसको लेकर के कोलकाता में एक अधिवेशन कॉल किया। अब मोदी कह रहे हैं कि बंकिम बाबू का कोलकाता, बंकिम बाबू की रचना, बंकिम बाबू का प्रदेश, बंकिम बाबू के लोग, और बंकिम बाबू के प्रदेश में बंकिम बाबू के लोगों के बीच में बंकिम बाबू की रचना के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए नेहरू ने वहां मीटिंग बुलाई। नेहरू के कहने पर मीटिंग आहूत हुई और यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हां, इसमें अमेंडमेंट होगा। और जब यह अमेंडमेंट हो गया तो पूरे देश भर में उस अमेंडमेंट के खिलाफ, उस संशोधन के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, भारी विद्रोह हुआ। उस विद्रोह के बाद भी कांग्रेस ने वंदे मातरम का जो वर्तमान स्वरूप है उसी को अडॉप्ट किया, और जो असली स्वरूप था उसमें संशोधन कर दिया। अब ये जो आरोप है, ये जो तथ्य है, ये जो सत्य है, इसका जो प्रकटीकरण भरी संसद में मोदी ने कर दिया, पूरे देश में गुंजायमान हो रहा है। इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। और इसीलिए मोदी ने कहा था बिहार चुनाव के बाद कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है और बंगाल में अब गंगा पवित्र करेगी। बंगाल मोदी के निशाने पर है। एक और घटना हुई है, बंगाल के कोलकाता के परेड ग्राउंड में पहली बार आज तक कभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी वहां इस तरह की रैली नहीं कर पाए थे। कोलकाता के परेड ग्राउंड में 5 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत किया है। 5 लाख से अधिक। किस बात के लिए? किसी राजनीतिक रैली के लिए नहीं, गीता पाठ के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने कोलकाता के परेड ग्राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ये छोटी घटना नहीं है, ये कोलकाता में हो रहा है। अब आप इसका मिलान कर लीजिए। मोदी गरज रहे हैं संसद में कि वंदे मातरम का गायन होगा, जो नहीं गाएंगे वो देशद्रोही करार दिए जाएंगे, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही होगा। और उधर परेड ग्राउंड में गीता का उद्घोष हो रहा है, गीता वाचन चल रहा है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या बंगाल की हवा बदल रही है? बंगाल की डेमोग्राफी को जो बदलने का षड्यंत्र चल रहा था, एक दूसरा विभाजन करने की जो तैयारी चल रही थी, क्या मोदी ने उस दूसरे विभाजन की फिलॉसफी पर अटैक कर दिया है? क्या मोदी न सिर्फ कांग्रेस की तंबू उखाड़ रहे हैं, बल्कि मोदी पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की तंबू पर हमला कर दिया है? मुझे नहीं मालूम ममता बनर्जी कैसे रिएक्ट करेंगी, लेकिन ममता बनर्जी को अब अलर्ट हो जाना चाहिए। मोदी ने अभी संसद में तंबू उखाड़ा है, मोदी अब दूसरा तंबू बंगाल में गाड़ने जा रहे हैं, और वहां किसकी तंबू उखाड़ के गाड़ेंगे ये तो आप सबको मालूम है। बंगाल में अभी ममता जी की तंबू लगी हुई है, और 1 साल 2 साल से नहीं, 3-3 दफा से लगी हुई है। और इस बार अगर ममता जी जीतेंगी तो वो इतिहास बना देंगी। जो काम पिछले 27 नहीं, जब ममता बनर्जी आई थी उसके पहले 27 वर्षों के शासन को धूल धूसरित किया था ममता बनर्जी ने, कम्युनिस्ट शासन को। और कम्युनिस्ट शासन को रगड़ करके, धूल चटा करके ममता जी सत्ता में आई थी। और तब याद होगा आपको, तब ममता जी भारतीय जनता पार्टी की पार्टनर हुआ करती थी। लेकिन पता नहीं फिर उसके बाद मोदी फोबिया हो गया, मोदी से डर हो गया ममता को,
तो ममता ने अपनी राह बदल ली। मोदी फोबिया नीतीश को भी हुआ था, लेकिन नीतीश को बाद में समझ में आ गया, नीतीश जी को, कि नहीं साहब, हमको अभी मोदी फोबिया में नहीं जाना है। दो बार उन्होंने हालांकि कर दिया अपने को बचाने के लिए, पॉलिटिक्स में लोग करते रहते हैं, उन्होंने किया, लेकिन अंततः मोदी फोबिया का इलाज हो गया उनका और वो वापस आ गए मोदी के साथ। ममता जी खुद का इलाज नहीं कर पाई। वो ना तो महागठबंधन में है, ना ही वो कांग्रेस के साथ हैं। वामपंथी उनके दुश्मन नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी अब दुश्मन नंबर 1 होने जा रही है, क्योंकि अब सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। अब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टकराएगी। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी ने वो हालत कर दी है कि वो सिर्फ बाउंड्री वॉल से तमाशा देखेगी, और बाउंड्री वॉल के बाहर एक और पार्टी जो 27 वर्ष तक पश्चिम बंगाल में राज की, वो सिर्फ व्हिसिल बजाएगी, वो रेफरी की भी भूमिका में नहीं है। ये सभी पानी पहुंचाने वाले ट्वेल्थ मैन हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग अब 12th मैन हो गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग 12th मैन हो गए हैं। टक्कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच होने वाली है। पिछली बार टीएमसी को तो एक बड़े रणनीतिकार थे, वो कह रहे हैं कि हमने ही जिताया। अरे उन्होंने कुछ जिताया उताया नहीं है, टीएमसी का अपना काम था, थोड़ा बहुत उनका सहयोग हो गया, तो उनका प्रोडक्ट उस वक्त अच्छा था। इस बात प्रोडक्ट में डेंट हो गया है। ममता बनर्जी अच्छी नेता हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है, वो ममता बनर्जी के लिए घातक होगा। मुझे नहीं मालूम कि भद्र लोग का इस बार समर्थन ममता बनर्जी पा पाएंगी या नहीं पाएंगी, लेकिन कोलकाता का परेड ग्राउंड का यह किस्सा, गीता प्रेम में लाखों लोगों का उमड़ना, और इधर मोदी का सदन में वंदे मातरम के लिए इस प्रकार का उद्घोष, ये दोनों मिलकर के संकेत क्या दे रहा है? संकेत साफ दिख रहा है कि बंगाल का तंबू भी उखड़ने वाला है। अब अगर ममता जी बचाना चाहे, बचाने की कोशिश करें, उसमें कामयाबी उनको मिलेगी नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन बंगाल में भी तंबू खतरे में है, ये आप बात लिख लीजिए। सदन में तो आज कांग्रेस को उन्होंने धो दिया। कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े कद्दावर नेता पंडित नेहरू हैं, उनको ही उन्होंने लपेटे में लिया, उनके ही पत्र को उन्होंने उद्धृत किया, उनको ही कहा कि उनके ही कहने पर वंदे मातरम में संशोधन हुआ। इसलिए वंदे मातरम के वर्तमान स्वरूप के लिए, और इतना ही नहीं कहा, जब आपने वंदे मातरम के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके, उसी दिन तय हो गया कि आप विभाजन के लिए भी घुटने टेकेंगे। तो एक तरफ मोदी ने विभाजन के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया, और वंदे मातरम पर मुस्लिम लीग के सामने संशोधन करके घुटने टेकने के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया। तो कांग्रेस का तो इस प्रकरण में समझिए, वंदे मातरम के मुद्दे पर वो घुटने पर आ गए। आप कल्पना कीजिए, धीरे धीरे नरेंद्र मोदी कांग्रेस के सारे पहचान, जिसको कांग्रेस अपनी पहचान बताता रहा, और पहचान इसलिए बताता रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बियॉन्ड भी थी, नेहरू परिवार के बियॉन्ड भी कांग्रेस पार्टी थी, उसका चलन था, उसकी मजबूती थी। दिक्कत यह हो गई है कि अब की कांग्रेस पार्टी जो है, वो एक परिवार की सैकोफेंट के रूप में सामने दिख रही है। उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी में। जब तक कांग्रेस पार्टी इस सैकोफेंसी के इस खाल को उखाड़ के फेंकेगा नहीं, उतार के फेंकेगा नहीं, तब तक कांग्रेस पार्टी का भला होना मुश्किल है, और कांग्रेस पार्टी का तंबू गड़ना मुश्किल है। तो सीधा सीधा उन्होंने अटैक कर दिया मोदी ने गांधी परिवार पर, और उनके जो सबसे कद्दावर नेता है नेहरू, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया कि वंदे मातरम, जिसको लेकर के महिलाओं ने चूड़ियां उतार दी, युवाओं ने लाठियां खाई, इंडिया हाउस से लेकर पेरिस तक क्या क्या किए गए वंदे मातरम के लिए,
उस वंदे मातरम के संशोधन के लिए नेहरू तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अपीजमेंट करना था, उनको तुष्टिकरण का खेल खेलना था, और तब भी वो देश को नहीं बचा सके। तुष्टिकरण करते हुए भी इसका मतलब है कि आप उसको नहीं समझा सकते, उस कट्टर विचार को आप समझा नहीं सकते। गांधी नहीं समझा पाए, नेहरू नहीं समझा पाए। उस कट्टर विचार के साथ आपको हेड ऑन लेना ही पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें मुस्लिम भाई बहन से कोई लेना देना नहीं है। वो कट्टर विचार है, और भारत के 98% से अधिक कन्वर्टेड हैं। हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं वो हिंदू हैं, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। फुली कन्वर्जन है। अब वो फोर्सफुली गए हैं या स्वयं गए हैं, ये तो परिवार दर परिवार जानेगा, लेकिन उन्होंने परिवर्तन किया है, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसे कट्टर विचारों के जो कोई भी पोषक हैं, उनके खिलाफ हेड ऑन मोदी ने लिया है, और देश भी अब सीधा संवाद कर रहा है, और सीधा संवाद करना भी चाहिए। लंबे समय तक आप किसी बात को अंडर द कारपेट डालते रहेंगे तो वो एक दिन महकना शुरू करेगा, दुर्गंध देगा, और वो दुर्गंध देना शुरू हो गया है। इसीलिए जब आप सफाई करते हैं, ठीक से काम करते हैं और गंदे विचारों को साफ करते हैं, उनसे आप आंख में आंख मिला करके उनको कहते हैं कि आपने देखिए क्या गलती की, क्या गंदगी की। धार्मिक मतांधता, धार्मिक कट्टरता, एक तरफ अशफाकुल्लाह खां भी थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, और एक तरफ जिन्ना भी थे। ये दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इसलिए हमारे आइडल अशफाकुल्लाह खान हैं, हमारे आइडल जिन्ना नहीं है। तो मोदी आज यही कह रहे थे कि आपने उनके सामने घुटने टेके, आपने वंदे मातरम में संशोधन किया, उसके बाद भी आप देश को एकीकृत नहीं रख सके। देश का विभाजन हुआ, और ये सब हम लोगों के लिए हुआ, हम लोगों ने देखा है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, मोदी ने आज 25 मिनट के अपने भाषण में, 55 मिनट के भाषण में, 55 मिनट के भाषण में मोदी ने तंबू उखाड़ दिया। किसका? झूठ का जो तंबू डला हुआ था, उसकी तंबू उखाड़ दी मोदी ने। अब देखिए आगे होता है क्या, क्योंकि एक साल तक वंदे मातरम का राग गाया जाएगा, और वंदे मातरम के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी ये होगी। कम से कम ये भाव भी तो हमारे युवा पीढ़ी को आए कि क्या था वंदे मातरम। और इसलिए मैंने कहा कि ये अपने आप में मोदी का आज का स्पीच आंसर सीट है परीक्षा का, और सभी युवाओं को, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को मैं आग्रह करूंगा कि आज का स्पीच वो जरूर सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।